वी स्टैंड विद पाकिस्तान, और उन्होंने कहा वी विल इंश्योर कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की डिफेंस हो। इंडिया की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है इकोनॉमिकली ऑल्सो। देखिए इस सर्कल में ना देयर आर नो फेसेस, देयर इज जस्ट ब्लर। ये इलेक्ट्रिक तो कराची के लोगों पर बोझ बन गया है। 2007 में 8 में पाकिस्तान में 16 प्राइस पे काम हो चुका था। पहलगाम वाक़ये के बाद भारतीय हठधर्मी पर चीन पाकिस्तान के हम आवाज भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। सलामती काउंसिल में भी भारत को हजीमत का सामना, करारदाद में अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल न करवा सका। भारतीय मीडिया की झूठी मुहिम सिर्फ भारतीयों को बेवकूफ़ बना रही है, दुनिया मजाक उड़ा रही है। भारतीय मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब फेक न्यूज वॉच डॉग की 31 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में भारतीय मीडिया की मुनज़्ज़म मुहिम के जाली होने का इंकशाफ। जर्मन नशरियाती इदारे WD ने भी पहलगाम हमले के बाद वीडियोज और तस्वीर का पोल खोल दिया। हमला आवरों से लेकर लाशों तक तमाम तस्वीर AI जनरेटेड है। के इलेक्ट्रिक के कराची वालों पर मजालिम, इदारे की गैर मुल्की इंतजामिया जिम्मेदार निकली। अक़लियती शेयर्स रखने वाली नाअहल इंतजामिया नाकामी के बावजूद अक्सरियती शेयर होल्डर्स मुकामी कंपनी को कंट्रोल सौंपने को तैयार नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, अहम इंकशाफात सामने आ गए। के इलेक्ट्रिक पर काबिज गैर मुल्की इंतजामिया पर सरमाकारों का भी अदम एतमाद। के इलेक्ट्रिक का अपग्रेडेशन मंसूबा भी खटाई में। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फहीम अशरफ का जादू चल गया। 20 गेंदों पर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। लाहौर में खेले गए मैच में क्वाइटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों के नौजवान फजल वदूद को PSL हमारे हीरोज में खराज तहसीन पेश किया गया। एल्पाइन स्कीइंग और क्लाइंबिंग की दुनिया में पाकिस्तान की पहचान फजल वदूद अब तक 55 तमगे जीत चुके हैं। आज होंगे हमारे मेहमान। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया साहब से। मैं हूं सैयद फैसल करीम। वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम है ना आपके दिन का आगाज़ अच्छा करने के लिए। और अगर हमसे भी बात नहीं बनती तो जो पड़ोसी मुल्क चुटकुले छोड़ रहा है वो सुना के तो हम आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा कर ही देंगे। अच्छा, लेट्स स्टार्ट सीरियस। पहलगाम वाक़ये के खिलाफ जहां भारत ने अपने मकरू अज़ाइम का खुलकर इज़हार किया है, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी इजलास में भी उसे मुँह की खानी पड़ गई है। बिल्कुल जनाब, सफारती महाज पर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे को रौंद डाला है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये पर जारी मज़म्मती करारदाद में से भारत अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल नहीं कर सका है। भारत चाहता था कि जम्मू कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवाया जाए, मगर इसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अरकान असम्बली ने भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, जो कि दिफाई तज़कियार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, भारत मेरे ख्याल से उसने ये नहीं सोचा था कि उनकी चाणक्य वाली ये वाली चाल है वो इतनी जल्दी फ्लैट फॉल कर जाएगी। इससे पहले जितने भी उन्होंने उड़ी से लेके और पुलवामा से लेके जितने भी उन्होंने किए, उसमें उन्होंने कुछ दमखम डालने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इस बार तो उनके अंदर से सबसे पहले आवाज़ें उठी कि भाई जिन्होंने पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि वाक़या कैसे हो गया, और अब वो अक़वाम मुत्तहिदा गए भागे भागे, वहाँ भी कुछ ना कर सके। जी हाँ, मेरे ख्याल में बड़े जीरो हो गए हैं, और देखें कि मुंह छुपाते फिर रहे हैं, अभी उनसे बात नहीं बन रही है। और जिस तरीके से वाक़या पहलगाम को उन्होंने उसको हाइप क्रिएट किया, डेलिबरेटली जो गोदी मीडिया थी, और उन्होंने जिस तरीके से उसको हाइप दी और नेशन को इंसाइट किया, इंस्टिगेट किया, और एक वार हिस्टीरिया क्रिएट किया। और इनके ये इम्प्रेशन था कि JD वैंस वहाँ पे मौजूद है तो उससे कोई बात बनेगी, पाकिस्तान को इसमें बदनाम करेंगे। मोदी साहब सऊदी अरब में थे तो वहाँ पे सऊदी लीडरशिप को कुछ बताएंगे, लेकिन सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, और ये आके एक्सपोज हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। नॉट ए सिंगल कंट्री जिन्होंने इनके साथ खड़ा हुआ हो, उन्होंने भी सिंपल सी बात की है।
और सिमिलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कोई बात वो तवक्को कर रहे थे इनके फेवर में बात करेंगे, वो भी वहां पे नहीं हुई। जिस तरह आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन पास हुई है वो भी पाकिस्तानियों ने वहां पे उसको डिफेंड किया और अपने उस मर्जी के मुताबिक जो है, और वो यूनाइटेड नेशन अंडरस्टैंड देखा 18 रेजोल्यूशन पास हुई जम्मू एंड कश्मीर पे विच आर स्टिल इंटैक्ट। तो मेरे ख्याल में उनको वो भी पता था, देयरफॉर वहां पे भी उनको शिकस्त हुई। और अब ये देखें कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, चाइनीज ने फिर कहा है, कल बात हुई है अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी के साथ, तो उन्होंने कहा वी स्टैंड विद पाकिस्तान, और उन्होंने कहा वी विल इंश्योर कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की डिफेंस की दिफा हो सके। तो इसका यही वाज़ेह मतलब है 2019 ऑनवर्ड वो हमेशा यही कह रहे हैं चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, पाकिस्तान की दिफा के लिए साथ मिलकर रहेगा। बिल्कुल। इस इजलास में दो अहम चीज़ें हुई ब्रिगेडियर साहब। एक तो ये कि जिस टाइप की लैंग्वेज चाह रहा था इंडिया के हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाए, वो सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाए, वो नहीं हो पाई। वेराज चाइना ने एक दफ़ा फिर से मेरे ख्याल में हमारी सफारतखारी को भी क्रेडिट देना चाहिए, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात को भी क्रेडिट देना चाहिए। लास्ट थिंग, एक और चीज़ जो आखिरी हिदायत थी वो ये कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया को ये कहा गया कि तहम्मुल का मुजाहरा किया, यानी एज सून एज ये वाक़या हुआ फ़ौरन उनकी जानिब से सिंताज मुआहदे को मुअत्तल करने की बात की गई, फिर उसके बाद वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों को निकालने की बात की गई। तो मेरे ख्याल में उनको लिए भी एक शार्प कॉल है काइंड ऑफ कि तहम्मुल से इस मामले को हल किया जाए, बजाय इसके कि जज्बाती बुनियादों पर इस मामले को मजीद आग दी जाए। बंदे दे पुत्र बन जाओ। जी हाँ, मेरा ख्याल में देखें कि अभी इंडिया एक्सपोज हो गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जान चुकी है कि इंडिया एक कंट्री है विच जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। देखें कि बड़ा सिंपल मिसाल है, जब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात हुई है कनाडा में, देखें जो नजर के साथ हुआ, फिर पन्नू का केस चल रहा है, देखें निखिल गुप्ता अमेरिका की कस्टडी में है, देहवास पर विकास यादव जो रॉ ऑपरेटिव है उसको मांगा है, फिर इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा की असोसिनेशन हुई, लाहौर में पंजवर की असोसिनेशन हुई, फिर देखें द गार्डियन ने एक स्टोरी कह कि पाकिस्तान के अंदर 22 कश्मीरियों के असोसिनेशन में ये इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कतर में ये स्पिनाश में इन्वॉल्व थे, और EU लैब ने इनको एक्सपोज किया जब 750 फेक मीडिया आउटलेट्स थे। अब रिसेंटली जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम है अमेरिका का, उन्होंने कहा कि रॉ पे सैंक्शंस लगनी चाहिए जिस तरीके से वो माइनॉरिटीज को वहाँ पे प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। फिर देखें इनके ताल्लुकात है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के साथ, और पीछे एस्टेब्लिश हुआ और कर्जे ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि जब हमने एक वहाँ पे अफगानिस्तान में कैंप को रेड किया, 4 इंडियन खवातीन पकड़ी गई, 2 जो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थी रॉ की, वहाँ पैसे तकसीम करने गए हुए थे। तो बहुत सारे वाक़यात है। फिर देखिए टेररिज्म पाकिस्तान में ये करवा रहे हैं, अफगानिस्तान में बैठे 66 कैंप अफगानिस्तान में थे, 22 कैंप राजस्थान में, अभी भी राजस्थान के अंदर BLA के कैंप्स हैं, और 100 का सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी उसके कैंप भी वहाँ है। तो पाकिस्तान को अभी ये भी पता है कि अगर आइंदा कुछ होता है तो फिर हम वहाँ पे भी इनके बैंड बजा सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि ये जो है स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने एक्सपोज किया, 5 आइज ने एक्सपोज किया। तो दुनिया समझती है कि इंडिया हैज बिकम ए रोग स्टेट, सो इसलिए इनकी बातों पर यकीन एतबार नहीं किया जाता है। दैट्स वाई देखें ट्रम्प ने भी यही कहा, हम दोनों ममालिक के जो प्रेसिडेंट लीडरशिप को जानते हैं, दे विल सेटल द इशू, तो उन्होंने फेवर नहीं किया। तो मेरा ख्याल में ये एक इनकी पोस्ट सेटबैक है। दैट्स वाई कि इंडिया के अंदर से देखें इनके थिंक टैंक से फॉर्मर जनरल ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे आर रेजिंग द क्वेश्चंस, और बड़े सॉलिड क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा मुमकिन हुआ कि 200 किलोमीटर अंदर आके पहलगाम में ये वाक़या हुआ, वहाँ पे रिएक्शन टाइम 1.5 घंटे तक वहाँ एक बंदा तड़पता रहा, रिएक्शन नहीं था, जबकि यही पॉइंट है जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हैवी सिक्योरिटी होती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नाउ थिंग इज कि भारत आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मुल्क बनता जा रहा है, वो कॉल इट रोग बट अ प्लान्ड रोग स्टेट। कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई इनकी स्टेट का इलेक्शन आ रहा हो उससे पहले उनका एक सेट टेम्पलेट है कि इस तरह की कम्युनल वॉर अपने मुल्क में भड़का दो और पड़ोस में इस तरह का कुछ काम कर दो ताकि उससे उनको सिंपैथी वोट और द हिंदुत्व वोट जो है वो इनका रिचार्ज हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान ने अभी पिछले दिनों आई वाज वाचिंग, बांग्लादेश का पानी रोक देंगे, फिर नेपाल भी इनसे तंग है, भूटान भी इनसे तंग है। सो द थिंग इज
कि एक सिर्फ पाकिस्तान के साथ इशू नहीं है, और ये पूरे इंडिया का भी गालिबन मसला नहीं। इट्स दैट हिंदुत्व सोच, इट इज दैट बीजेपी सोच, इट इज दैट यस आरएसएस सोच कि जो ये खराब करी, और शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, या फिर वो दीगर खित्तों से सीखते नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर यूरोप सीखा कि जी नहीं, पीस इज द वे फॉरवर्ड रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर। तो खुदा ना खास्ता ये इनके जहन में ये तो नहीं है कि हम छोटी छोटी स्कर्मिशेस करके आगे बढ़ जाएंगे। दिस कैन लीड टू अ फुल फ्लैश वॉर। खाक का बदन मेरे मुंह में खाक, बिकॉज इट इज अ फ्लैश पॉइंट एंड अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। आप देखें, मैं आप सिंपल मिसाल देखें, चाइना ने इतने थप्पड़ मारे इनको लद्दाख में। चाइना टुडे दे हैव ऑक्युपाइड ईस्टर्न लद्दाख में आके बैठे हैं, गलवान में बैठे हैं। दे हैव ऑक्युपाइड कैप्चर्ड 2500 स्क्वायर किलोमीटर्स, और वहां पे इनकी जरूरत नहीं है। देखें जो रोड उन्होंने बनाया था, 254 किलोमीटर का रोड बनाया था टू दौलत बेग ओल्डी, जहां से वो सियाचिन को थ्रेट कर रहे थे, चाइना को थ्रेट कर रहे थे, उस रोड के ऊपर आगे चाइनीज बैठे हैं। इनकी जरूरत नहीं है। और मोदी ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई। अब वहां पे उनसे बातचीत करें, चाइनीज ने कहा हम आए हैं, वापस नहीं जाएंगे। इनकी तो ये हालत है। खुद देखें कि अगर पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट पे है राइट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 से, जब से सीज फायर हुआ है, we haven't lost an inch of territory on the western front। ये रिकॉर्ड है हमारा। देखें ईस्ट पाकिस्तान में हालात डिफरेंट थे, 1000 मील दूर था, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे हमें पाकिस्तान इंडिया का भी हमें इस पे पीछे नहीं कर सका है। बल्कि हमारे आपने छम जोड़िया में हमारी परफॉर्मेंस देखें और बाकी जगहों पे देखें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। तो पाकिस्तान और इंडिया इज नॉट इन ए स्टेज टू फाइट ए कन्वेंशनल वॉर, ये मैं आपको बता दूं। और उनके जो थिंक टैंक्स है, और वो अभी आप देखें जरा जो पनाह का बड़ा एक वायरल इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान का एज है वेपन्स के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्फेंट्री है, नेवल एयरफोर्स। उन्होंने कहा हम तो उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। और फिर देखें कि खुद वो बता रहे हैं इंडियंस की उनके जो 68 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने इहाता किया है कि इंडियन कैपेबिलिटीज क्या है। उन्होंने कहा कि इट विल बी ए सॉलिड स्टेट की इंडिया लड़ नहीं सकता है। उन्होंने कहा 68% जो उनके पास वेपन्स एंड इक्विपमेंट है विंटेज हैं। ओनली 8% कहा कि वो स्टेट अफॉर्ड है, 24% गुजारे वाले हैं। तो पाकिस्तान के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। अभी आप देखें ना, वो जहाज राफेल उनको आने थे 114, इनके पास टोटल पहुंचे हैं 42 जहाज से, अभी बाकी जहाज आए नहीं है। और तेजा जहाज मिलने थे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए MKH चीफ बड़े वहां पर नाराज हो रहा था, मुझे अभी तक जहाज नहीं मिले। सो दे आर नॉट इन ए स्टेट कि वो हमसे लड़ सके। ऊपर से देखें अगर कोई कोशिश करेंगे, चाइनीज ऊपर बैठे हैं, चाइनीज डंडा लगे बैठे हुए हैं, चाइनीज जो उनके साथ वहां पे करेंगे। और चाइना ने इसीलिए कहा है ना कि दे विल बी विद पाकिस्तान टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी। और पाकिस्तान खुद करेगा, लेकिन चाइना ऊपर से करेगा। तो फिर देखें कि जंग लड़ने के लिए यू नीड पब्लिक सपोर्ट। कश्मीर के अंदर से आपके ख्याल में ये लॉजिस्टिक गुजारेंगे, कश्मीरी इनको ले जाने देंगे, तो वहां पे तबाही मचेगी इनकी। और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड पंजाब जो है, खालिस्तान, वहां से इनको कोई गुजरने नहीं देगा। सो दे आर नॉट इन दैट्स वाई के देखें एक और वो क्लिप वायरल है जिसमें ये जनरल ऑफिसर्स इनके उठ के जा रहे हैं और वहां जवाब नहीं बन रहा है कि क्या जवाब दें। सो द ओनली थिंग दे कैन डू कि पब्लिक ओपिनियन उन्होंने इतने हाइप क्रिएट की है, कोई टकटली कहीं पे करें, LOC पे कुछ करें, कोई स्ट्राइक वगैरह का करें, लेकिन उसको हमने कहा है अगर करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये चीफ ऑफ आर्मी साहब इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड में, क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है। और मेरे ख्याल उनकी लीडरशिप में बड़े जबरदस्त किस्म के मैसेजेस उनको कन्वे हो चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब को इंगेज करके हम देख रहे हैं कि बार बार भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो या दीगर मामलात पर हम देखते हैं। एक पाकिस्तान का क्या अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस लिहाज से, ये भी बता दीजिएगा। दूसरी जानिब आपको क्या लगता है भारत के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से फैसल भी बात करते हैं कि हर वोट से पहले
ये एक किया जाता है कि किसी तरह से उनको वोट मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए। आपको लगता है कि ये ग्राउंड लेवल्स पर अब काम हो रही है? बिकॉज आई वाज वाचिंग फ्यू वीडियोस जहां पर आम लोग कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, हमें पीस की जानिब जाना चाहिए, और भारत के बीच से ये आवाज़ भी आ रही है कि हमें आपस में भी जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं उनके बीच में भी जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये भी गलत है। तो आपको क्या लगता है जो नैरेटिव है, जो आरएसएस नैरेटिव है, जो हेट्रेड का नैरेटिव है, वो वहाँ पर काम कर पा रहा है और कितनी देर तक? और इसमें अगर सर एक ये भी ऐड कर लें कि अफगानिस्तान से इंसर्जेंसी हुई, गालिबन 54 जो है इंसर्जेंट्स को मार गिराया गया है, सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जी हाँ, मेरा ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बात की है। पहले याद देखिए जो आप कह रहे थे वो भी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, अभी बिहार में इलेक्शन थे सितंबर में, सो वहाँ पर जाके मोदी साहब ने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं उनकी जुबान में कहता हूँ उनको भी ये कल्पना नहीं होगी जो उनके साथ होने जाएगा जब वो जो कुछ करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो अभी बुलंद बांग दावे कर रहे हैं। और देखें कि हमेशा इलेक्शन में जब भी इंडिया में बातचीत होती है, इट इज़ पाकिस्तान एंड इस्लाम, ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो वो हमेशा ये यूज़ करते हैं। जहाँ तक स्ट्रेटजी की आपने बात की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में अच्छे स्टार्ट किया है। मैंने मोफा ने फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ पे है उनको ब्रीफिंग्स दी है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है इज इन कांटेक्ट विद इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यकीनन हमारे जो एम्बेसीज में एम्बेसडर्स हैं वो भी प्रोएक्टिव हो चुके होंगे। सो हम अपना केस प्रेजेंट करें टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दिस इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट जो आपने बात की है कि जो कल अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, आप देखें रिपोर्टेडली इसमें खाली फितरा और खारिज वाले थे नहीं थे, बल्कि अफगान नेशनल्स भी इसमें शामिल थे। और ये बेसिकली ये इंडिया ने जब यहाँ पे शिकस्त हुई, तो ये देखें फितरा और खारिज उनके एक प्रॉक्सी है, तो पाकिस्तान को वहां से बिजी करवाने के लिए से अटेंशन डाइवर्ट करके हम वेस्ट की तरफ चले जाएं और इसके हिसाब से किया था। लेकिन हम उधर भी अलर्ट थे और हमने उनको तो बेसिकली मॉनिटर किया, हमने उनको सर्वेलेंस में रखा, हमको अंदर आने दिया, इसके बाद हमने किया। तो मेरे ख्याल में ये फिनोमिनल सक्सेस है अफवाज पाकिस्तान की। प्रोफेशनलिज्म की बात करें, उसकी बात है, विजिलेंस की बात करें, द क्रेडिट गोज टू देम, द लीडरशिप की बात करें, उसकी जाती है। इन हालात में जब आप ईस्टर्न उस पे है, लेकिन मेरे ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज अफगानिस्तान के लिए भी जाना चाहिए, वो अगर इस गलत फहमी में है, बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए अफगानिस्तान के लिए भी कि जो इस वक्त उनकी तरफ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, उनको इसको रुकवाना होगा। बहुत शुक्रिया बगेरी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम इस टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक तो वो जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड तस्वीर चल रही है उस पर, एंड देन द एरियल लॉस दैट इंडिया इज अकरिंग अपने इस फॉल्स फ्लैग की वजह से। कैच यू आफ्टर द ब्रेक। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं भारत के उस ड्रामे की जो उसने रचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये ड्रामा स्टेज होने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। अब उसमें सिंतास मुआहदे की मौतली थी, अटारी बॉर्डर की बंदिश, और बहुत सारे उन्होंने ये कह के अपनी आवाम को उन्हीं की ज़बान में संतुष्ट करवाया कि जी हमने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन अब इस बहुत बड़े फैसले के बहुत बड़े रेपरकशंस उनके खुद के लिए आ रहे हैं। उनमें से एक है सादिया जो परवाज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर ये किया कि जो प्रैक्टिकल हम कर सकते थे वो हमने किया, फिर उनको पता चल गया कि कौन प्रैक्टिकल था और कौन अनप्रैक्टिकल। फ़िज़ाई हुदूद की पाबंदी आयद कर दी, और उसके बाद एयर इंडिया, उनकी सारी बाकी जो जेट्स थी, इंडिगो और बाकी सब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, मशरिक़ वस्ता आने जाने वाली परवाज़ों को मुतबादिल तवील रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उनका टाइम भी मुतासिर होगा, और आपका फ्यूल मुतासिर होगा, और उसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव एयरलाइंस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके बिजनेस का लॉस होगा। तो मेरे ख्याल में वो जो जज्बाती फैसला, बल्कि जज्बाती नहीं, एक गलती हो गई थी उनसे, उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने जो एक्शन लिया, उसकी वजह से उनको मुसलसल नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब भारत को जो नुकसान हो रहा है, एक अंदाजे के मुताबिक फ़िज़ाई बंदिश के बायस इस एक हफ्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 300 परवाज़ें मुतासिर होंगी। देखिए, आपको याद होगा 2019 में भी पुलवामा वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 माह के लिए
भारतीय तैयारियों के लिए जो है फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी और एयर इंडिया को 491 करोड़, इंडिगो को 25.1 करोड़, स्पाइस जेट को 30.73 और गो एयर को 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो अब इसी पे हम बात कर लेते हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और आगे कब तक ये सस्टेन कर पाती है एक एयरलाइन या किसी मुल्क की एयरलाइन। अफसर मलिक एविएशन कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अफसर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो पहलगाम वाक़े के बाद से इंडिया ने एक तो ये दुनिया को बावर कराया, अपने लोगों को बावर कराया कि हम फ़िज़ाई हदूद बंद कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम तो मेरे ख्याल से पहले भी उनकी तरफ से नहीं उड़ते थे। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी उस तरफ जाने वाली फ़्लाइट्स तकरीबन ना होने के बराबर थी। अभी रिसेंटली शायद फ्लाई जनाह ने प्लान किया था ढाका जाना। जी जी। तो एयर सियाल भी शायद सोच रही थी ढाका जाने के लिए। तो इसके अलावा कोई और हमारी पे ये तो जाती ही नहीं, वो तो ना इंडिया जाती है। बीजिंग की फ़्लाइटें भी हमारी जो हैं वो नॉर्थ से होती है, डायरेक्ट चाइना से उधर से जाती हैं। तो पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान एयरलाइंस को, लेकिन इंडियन एयरलाइंस के लिए वाकई ये बहुत बड़ी मुसीबत है। उनके लिए फाइनेंशियली भी और उनके पैसेंजर्स भी बहुत परेशान हैं और बहुत सारी फ़्लाइट्स उनकी कैंसिल भी हो गई हैं इसी वजह से। और कम से कम 2-2.5 घंटे तो ऑन द एवरेज उनको बिल्कुल एक्स्ट्रा फ्लाइंग टाइम जो है उनका बढ़ गया है। और ये सिर्फ उनका फाइनेंशियल लॉस नहीं है कि तकरीबन 5 से 7 हज़ार डॉलर पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ती है, बल्कि उनके जो सारे शेड्यूल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए कनेक्टिंग। और अब जो उनका एक मार्केट शेयर है वो भी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। Payload, if you pick up more fuel, then you have to drop that many passengers. For example, if you drop, let's say, pick up 10 tons of fuel to cover up, longer flight, तो आपको 100 पैसेंजर जो हैं वो भी ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो हैं भी वो प्राइवेट एयरलाइंस। तो लॉसेस जो हैं वो उनके तकरीबन मेरा एक रफ एस्टीमेट है कि $1 मिलियन पर डे के हिसाब से उनको लॉसेस होंगे, जो कि शायद इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज कर दे और कर भी देना चाहिए उनको। बट जो अपनी पैसेंजर उनकी मार्केट है वो बहुत ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि पैसेंजर दूसरी एयरलाइंस तो आ रही हैं। आज सुबह ही मैं देख रहा था जो यूके की वर्जिन अटलांटिक है और वो फ्लाइट रेडार पे, और दूसरी और गल्फ़ कैरियर्स हैं मिडल ईस्ट के, उनको बड़ा फ़ायदा हो गया। उनकी प्राइसेस भी टिकट की बढ़ गई, उनका पे लोड भी, और जो लेट से फुल 100% आप कह लें उनकी जो सीट फैक्टर है वो भी आ गया। तो इस दौरान में जो शिफ्ट कर जाएंगे फ्रॉम इंडियन एयरलाइंस टू दोज देयर कंपटीटर्स फॉरेन एयरलाइंस, वो शायद फिर वापस नहीं आएंगे उनके पास अगर डायरेक्ट रूट्स दिए। तो ये मेरा ख्याल है इट वाज वेरी अनवाइज। और ये एयर स्पेस का बंद होना कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 1971 में वॉर से पहले इंडिया ने वो एक कोई जहाज़ अगवा करने का कोई ड्रामा हुआ था, वो करके बेसिकली दे वांटेड टू क्लोज द एयर स्पेस, तो वो एक बहाना था उसका, तो वो उन्होंने बंद किया था। फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए थे, बाद में हमने केस जीत भी लिया था। देन 9/11 के बाद अगेन उन्होंने बंद कर दिया। और 9/11 में जो उन्होंने बंद की अपनी एयर स्पेस, तो फिर हमने रिटेलिएशन में उनके लिए की, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको खुद भी हो गया। और वो 2-3 साल बंद रही, और उस दौरान में उन्होंने फिर बड़े चक्कर लगाए और वो कहते रहे कि आप खोल दें, क्योंकि हमें इतनी परेशानी नहीं थी, उनकी एयरलाइन से ज़्यादा थी। फिर वो 2003-4 में कहीं जाके फिर वो खुल गई। फिर 9/11 में तो चूँकि वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो सब पाकिस्तान ने बंद कर दी। उसमें यह था कि इट वाज नॉट ओनली इंडियन एयरलाइंस, इट वाज ऑल एयरलाइंस कमिंग फ्रॉम ईस्ट एंड देन क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम पाकिस्तान एयर स्पेस टू यूरोप और मिडल ईस्ट। तो उसमें देयर पाकिस्तान को भी लॉसेस थे, इन दैट केस पाकिस्तान को भी लॉसेस थे ऑफ कोर्स। और वॉर लाइक सिचुएशन में इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। उनके एयरलाइंस को भी हुए और हमें भी हुए, क्योंकि अब हमें चूँकि सारी एयरलाइंस के लिए बंद की है, तो हमारे गवर्नमेंट को या सिविल एविएशन अथॉरिटी को, then I was in civil aviation, then I was in
लेकिन उससे पहले था, तो उसमें लॉसेस तो हुए हमारे, लेकिन वॉर में तो होता है। बट अभी ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है, इसमें मेरे ख्याल में वर्कलोड और जो प्रेशर है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी भी मिल जाएगी और हो सकता है कवर अप करने की कोशिश भी करें, बट देन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, जितनी फ्लाइट डिले होती रहती हैं, और वो सब मेरे ख्याल में इट एड्स टू लॉट ऑफ वर्क। जी, जो सदर्न रूट्स हैं उनके civil अरेबियन aviation सी से, itself। जी हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए ज़ाहिर है उसके ऊपर प्रेशर तो बढ़ जाता है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आर ट्रेन टू हैंडल दैट, वो कोई इतना इशू नहीं है। बट देन वो प्राइवेट एयरलाइंस है, सो एयर इंडिया इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट एयरलाइन, और एयरलाइन बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स आर वेरी थिन, रादर वी कॉल देम दे आर रेजर शार्प थिन, और वो 1% 2% ही होते हैं, और मोस्टली एयरलाइंस बेस्ड ऑन द, आई मीन डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स, वो बिलो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही ऑपरेट कर रही होती हैं, एंड वेरी रेयरली दे ऑपरेट प्रॉफिटेबली। तो ये उनके लिए एक बड़ा धचका है। और जैसे कि अफसर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक बात उठाई कि सीजन पे डिपेंड करता है द रेजर शार्प मुनाफा ऑफ एयरलाइन। नाउ द सिचुएशन इज, आई वाज वाचिंग वन ऑफ द पिक्चर्स ऑन द वेबसाइट, और उसमें दिखा रहे थे कि कश्मीर, चले पहले तो ज़रा लोकल बात कर लें, जो लोकल भी उन्होंने एक ड्रामा बनाया और अब लोकल फियर आ गया, तो पूरे इंडिया से कश्मीर के लिए जो फ़्लाइट्स हैं उनमें भी पैसेंजर बहुत कम हो गए हैं। इट्स द टूरिस्ट सीज़न, तो एक तो वो भी उनको लॉस बेयर कर रहा होगा, दूसरा ये कि पूरी दुनिया के लिए द टूरिस्ट सीज़न इज़ ओपनिंग अप, राइट। लोग तुर्की जा रहे हैं, लोग दीगर ममालिक, फिर इंडिया का अपना बिजनेस हब जो है वो बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करते थे, गो टू यूके, दे गो टू यूएसए एंड अदर कंट्रीज इन द यूरोप। तो उनको सिर्फ इस एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ घंटों के हिसाब से नहीं नुकसान हो रहा, बल्कि उनको उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री से लेके वो जो इकोनॉमी अपनी उसकी बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, उन सबको नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। जी, अब पर्टिकुलरली जो कश्मीर में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज़म है वो तो डेफिनेटली इट इज़ कम टू ज़ीरो, लेकिन ओवरऑल इंडिया में भी चूँकि ये एक इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव सिक्योरिटी इम्पैक्ट या उसका परसेप्शन है, उसकी वजह से वो डेफिनेटली वो भी कम हुआ है। तो इंडिया के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली ऑल्सो, एंड प्लस दे आर परहैप्स इन अ बिगर मैस नाउ। वन लास्ट थिंग सर, और वो ये कि जब कोई एयरलाइन है, और अब यहाँ पे हम एक एयरलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेवरल एयरलाइंस, एक एयरलाइन के लिए इस तरह की नेशनल जिंगोइज्म में पड़ के कितने अरसे तक वो इस तरह का लॉस बियर कर सकती है, ये मुझे बताइए। देखिए जी, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इन इंडिया, सेम एज इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तो वैसे ही बड़ी थिन मार्जिन के ऊपर या लॉसेस में ही ऑपरेट कर रही होती हैं, टू टेल यू फ्रैंकली। तो उनके लिए ज़्यादा बड़ा ब्लो आ गया, और सम दे मे नॉट बी एबल टू रिकवर एट देयर ओन फॉर मैनी ईयर्स टू कम, इवन इफ इट स्टॉप्स आफ्टर लेट्स से 1 ईयर, तो पाकिस्तान इज़ काइंड एनफ टू ओपन इट अप और कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये लॉसेस उनके कई साल तक भी वो कवर नहीं कर पाएंगे, और अनलेस इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड देन गिव्स देम सम काइंड ऑफ सब्सिडी एंड उसको ऑफसेट कर दें। खासतौर पे वो एयरलाइंस फैसल और अफसर साहब जैसे इंडिगो है, वो वहाँ पर मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ऑलरेडी चीप प्राइसेस पर जा रहे होते हैं, उनका मार्जिन वैसे ही बड़ा कम हो जाता है, वहाँ पर मेरे ख्याल में उनको कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस फेक थिंग्स जो कि भारत फैलाने की उसने कोशिश की, लेकिन वो सारी बस हो गई। कैसे होंगे? थैंक यू फॉर जॉइनिंग सन। और अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और ये भाई साहब जितना भी कोशिश कर लें, इनकी इंतज़ामिया, इनकी हुकूमत, इनके RSS गुंडे कितनी भी कोशिश कर लें चीज़ों को फैब्रिकेट करने की, वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि अब AI का दौर है। अच्छी चीज़, सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़, कि बहुत सारी फेक चीज़ें, लेकिन फिर वो
चेक फैक्ट चेक भी हो जाते हैं, यू नो. सो नो मैटर हाउ मच यू क्रिएट, हाउ मच ऑफ अ फस यू क्रिएट, इवेंचुअली यू हैव टू fall flat on your agenda, and this is what happens with India all the time. fall flat आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाने की कोशिश करते हैं. खातून हज़रत, सबसे बड़ा जो वावेला मचाया गया था वो ये कि एक वीडियो शेयर की गई थी और इस वीडियो में बताया गया था कि ये हैं वो नेवी अफसर और उनकी वाइफ और उनके आखिरी लम्हात जो हैं वो कैप्चर किए थे, और इसको वहाँ के न्यूज़ चैनल्स ने बहुत इसको यू नो बहुत ज़्यादा इसको दिखाया और ये देखें और किस तरीके से अच्छे हंसते खेलते कपल को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया और उनका पूरा बायोग्राफी दे दी थी. हाँ, सब कुछ बता दिया था. तो उसके और बताया कि हसीन वादियों में ये रोमांस करने वाले लोग जो उनको मार दिया गया. फिर हुआ ये कि ये जो कपल था ये खुद सामने आ गया और इन्होंने अपने ही चैनल से हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम जिंदा हैं, प्लीज हमें मुर्दा डिक्लेयर ना करें, हमें सुबह से फोन आ रहे हैं कि तुम जिंदा हो. तो हम उन्हें बार बार बता के थक गए कि हम जिंदा हैं. तो एक तो सबसे पहली चीज तो ये बस्ट हो गई इंडियन मीडिया की कि वो जिसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे मुर्दा, वो थे जिंदा. सादिया, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो है ये अगला वाक्य. अच्छा भाई, ये जो पिक्चर है ये AI जनरेटेड पिक्चर है, ये फेक पिक्चर है, इसको फैक्ट चेक किया गया है. और इस पिक्चर को जब आप जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि वो ये जो इमेज है ये सारी असल इमेज नहीं है, बेसिकली ये AI जनरेटेड है. और फिर आप देखें कि अगर आप इसे करीब जाके देखेंगे, बिल्कुल जैसे आप ये दिखाया जा रहा है, तो वो आप देखें ये सर्कल बना हुआ है. देयर आर नो फेसेस, देयर इज जस्ट ब्लर, नथिंग एट ऑल. व्हाई? बिकॉज देयर आर नो ह्यूमंस देयर, दिस इज व्हाई. ओके. और फिर उसका जब ये चेक करने की कोशिश की गई कि ये कितना % फैब्रिकेटेड है, 95% द इनपुट इज लाइकली टू कंटेन AI जनरेटेड और डीप फेक. 95% ये डिटेक्टेड है एंड देन 95 से फिर वो 98% पे भी चला गया. सो दिस वन वाज एन AI जनरेटेड पिक्चर. एक मर्तबा फिर झूठ का पोल खुल गया और मतलब अब पता चल रहा होगा कि आजकल के दौर में. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर थिंग. ये आप देख रहे हैं. अच्छा, इसमें सादिया जो देखने वाला होगा, आई डोंट ब्लेम देम ना, क्योंकि 26 से ज्यादा ही वो इसमें काउंट करेगा कि हाय हाय ऐसा क्या कर दिया. लेकिन फिर हुआ ये कि ये भी AI जनरेटेड थी और जिसने जनरेट की उसने स्पेलिंग भी गलत लिख ली. बिकॉज मैं चाहूंगा कि हम अकल की भी जरूरत होती है. तो पहलगाम इस पहलगाम PAHA और बोर्ड पे लिखा हुआ था पहलगाम. तो जनाब हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, ऐसे करोगे तो कौन, अहमद हसन अल अरबी. अहमद अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. और यकीनन हम भी महसूस हो ही रहे हैं पिछले 5 दिनों से जो चुटकुले छोड़े जा रहे हैं, आप भी महसूस हो ही रहे होंगे, बल्कि हम तो आपको देख भी रहे हैं. यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद इंडियन फ्रेंड्स. तो मैं चाहूंगा अहमद साहब ये आपसे बात करना कि अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है. इस तरीके के जो ढकोसले हैं, आई मीन 10 साल पहले 20 साल पहले आप करते तो शायद दुनिया इस पे मान जाती, लेकिन अब दुनिया बेवकूफ नहीं है. राइट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस टू ट्रम्प एंड फ्रॉम ट्रम्प टू द अदर स्टेक होल्डर्स, वो सब कह चुके हैं कि जी खुद ही अपना मामला सॉल्व कर लो. अब ज्यादा दाल गलेगी नहीं इस AI जनरेटेड फॉल्स फ्लैग, डीप फेक फॉल्स फ्लैग की. AI की जंग. जी बिल्कुल ऐसे ही है. इंडिया अभी भी आपसे को 50 साल पुराने टैक्टिक्स पे और 50 साल पुराने प्रोपेगेंडा पे चल रहा है. इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसका कॉर्नरस्टोन है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और उसके बाद ट्रांसनेशनल टेररिज्म. और करते भी इस तरीके से हैं कि वो पकड़े जाते हैं. और इतनी शेमलेस सोसाइटी है और इतना शेमलेस मीडिया है कि जहाँ पे सच बोलना, हकीकत दिखाना दुनिया को, ये कॉन्सेप्ट्स उनके लिए एलियन है. वो सिर्फ झूठ और फरेब और धोखा, इसके ऊपर वो लोग पलते हैं. और उनकी ऑडियंस भी उन्होंने पिछले 10-15 साल से इतनी, जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आया है, इतनी कल्टिस्ट ऑडियंस उन्होंने अपनी बना ली हुई है कि लोग इनसे सवाल करते ही नहीं. इनका प्रोपेगेंडा वहाँ पे खरीदा जाता है और फिर वो एक गेम चल जाती है ऑफ व्यूज एंड TRP एंड एवरीथिंग. सो उसी के ऊपर इनका पूरा मीडिया कायम है और वो मीडिया फिर इन्फ्लुएंस करता है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी. तो इट्स अ विशियस साइकिल कि एक दूसरे को ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जिसका जो नतीजा होता है वो बहुत मज़ाक़ खेज और गलीज और जलालत से भरपूर होता है. अच्छा, एक और चीज़ भी जो रिसेंटली पिछले 10 साल से मेरे ख्याल में जो मीडिया स्टाइल है उनका, जो एक शॉक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि एक झूठी कहानी गढ़ो, फिर उसके ऊपर 4 और इल्यूजन क्रिएट करते चले जाओ. आई मीन जैसे ये नेवल ऑफिसर वाली कहानी है,
उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से आया था, कहाँ से उसका ताल्लुक था, वो बेचारे वहाँ पर किस किस्म की उनका टूर था, वो सब खुद क्रिएट कर दिया जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो व्हेन दैट कपल केम टू देयर चैनल और फिर वहाँ जाकर उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई, दैट वाज अटरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट द इंडियन मीडिया टोल्ड अबाउट देम। एब्सोल्युटली। द थिंग इज कि जो प्रोपेगेंडा होता है, आप जितना भी लिटरेचर या डिस्कोर्स व्हेन यू रीड अप ऑन प्रोपेगेंडा, इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि आपने 80 to 90% सच बोलना है एंड 10 to 20% उसके अंदर यू हैव टू मिक्स इन योर नैरेटिव, योर एजेंडा, योर प्रॉपर। यस, बट इंडियन मीडिया इज परहैप्स द ओनली मीडिया इन द वर्ल्ड जिसका 100 का 100% ही झूठ होता है। सो जाहिर है कि फिर क्यों एवरीथिंग इज, कोई आपकी फाउंडेशन नहीं है, किसी की कोई रियलिटी नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर वो ऐसे ही होता है कि जिस तरह इनके साथ होता है, फिर पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ाती है। इसी वजह से आप देखिए पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीम्स इंडियंस पे बनती हैं। वाई? बिकॉज आप दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, तो आपका थीसिस सुपरवाइजर आपको ये कहेगा कि जो रिसर्च के रेफरेंसेस हैं, हम इंडिया के दिए हुए रेफरेंसेस नहीं मानेंगे क्योंकि झूठ होता है उनमें। तो एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर, जो इंडियन नेशन है, उनमें द कॉन्सेप्ट ऑफ लाई, झूठ बोलने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। दे यूज लाई एज अ वेपन, एज अ टूल, उसको इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए वो गलत है ही नहीं, उनके लिए उनके थॉट प्रोसेस में ही झूठ ना बोलना शामिल नहीं, उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। you lie so much until it becomes a truth for you। वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खुद इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओवरकमिट कर देखें उसको, जो इंडियन मीडिया इस वक्त जिस वॉर फ्रेंजी में है, वॉर हिस्टीरिया में है, दैट वॉर हिस्टीरिया इज नॉट कॉम्प्लीमेंट एनी, जो रियलिटी है वो उसके साथ नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं इन दोनों की। सो वो जो झूठ इतना ज्यादा बोला जा रहा है, उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और इनका जो इनकी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो इतनी ज्यादा ओवर कमिट कर चुकी है अपने आप को कि अभी अगर वो चाहें भी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर ना करें, क्योंकि इस वक्त वो बैकफुट पे हैं, वो पैनिक्ड हैं, इंट्रिंसिकली डरपोक हैं, लेकिन ये मीडिया इतना ज्यादा ओवर कमिट कर चुका है कि अब अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी कोई इस तरह की मिस एडवेंचर ना करें, तो फिर ये जो इनके भक्त हैं या ये जो इनके कल्टिस्ट्स हैं, वो इन्हीं को तबाह कर देंगे। एग्जैक्टली। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते, और लेकिन इंडियन मीडिया के झूठ के पूरे बुत गढ़े हुए हैं उन्होंने। मुझे इससे याद आया सादिया, वो इस्राएली फोर्सेस की एक वीडियो, जब वो अस्पताल के तहखाने में गए थे और वो दिखा रहे थे कि देखें ये यहाँ पे दहशतगर्द, वो अरबिक में कैलेंडर था, अरबिक न्यूमेरिकल्स में। इंडियन मीडिया इज फॉलोइंग सूट। तो फिर ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। विल हैव मोर थिंग्स टू डिस्कस ऑन। कैच यू आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि कहा जाता है कराची चलता है तो मुल्क चलता है, लेकिन माशी पहिया चलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तवानाई की तरसील, और कराची में इसके ज़िम्मेदार है के इलेक्ट्रिक, जो कहने को तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर कंपनियों में से एक है, लेकिन कराची के बासियों को बिजली की दुरुस्त डिस्ट्रीब्यूशन में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। बिल्कुल, ओवर बिलिंग हो या फिर लोड शेडिंग हो, शायद ही कराची का कोई शहरी हो जो कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों से महफूज है। दरअसल कराची वालों से होने वाली इन तमाम ज़्यादतियों के पीछे के इलेक्ट्रिक की वो अक़लियती शेयर होल्डर्स इंतज़ामिया है, जो असल में इस इदारे का निज़ाम चलाने का हक ही नहीं रखती, क्योंकि इस वक्त के इलेक्ट्रिक पर काबिज अक़लियती शेयर होल्डर इंतज़ामिया के पास इदारे के सिर्फ 12% ही शेयर्स मौजूद। लेकिन इसके बावजूद वो पूरे इदारे की इंतज़ामी इख्तियार पर कब्जा करके बैठी है। हुकूमत पाकिस्तान और SIFC को धमकियां दे रही है, और धड़ल्ले से 36% के अक्सरियती शेयर्स रखने वाले मुकामी ग्रुप को इंतज़ामी बोर्ड की रुकनियत से दूर रखा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में इस सारे मामले पर रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक कानूनी तनाज़ात और मुसलसल खराब कारकर्दगी से दो चार है।
साथ साथ कानूनी कशमकश में भी उलझी हुई है। बिल्कुल, ये कानूनी तनाज़ा सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तानी सरमायाकारों के दरमियान कंपनी के इंतज़ामी कंट्रोल के सबब से है और के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स एक ऐसे मकामी ग्रुप के पास हैं जो ना सिर्फ माजी में कई इदारे बेहतरीन अंदाज में चलाने का तजर्बा रखते हैं, बल्कि इनके पास के इलेक्ट्रिक की नाकिस निज़ाम को मुख्तसर अरसे में बेहतर बनाने का मंसूबा भी मौजूद है। लेकिन गैर मुल्की ग्रुप की हठधर्मी की वजह से ये मामला कानूनी जंग इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक में सरमायाकारों की दिलचस्पी अब ना होने के बराबर। ये बहुत अहम मामला है। कराची स्टॉक मार्केट में के इलेक्ट्रिक के शेयर्स में मुसलसल गिरावट इस बात का मुंह बोलता सबूत है और सरमायाकारों की यही अदम दिलचस्पी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, क्योंकि 2022 में इदारे के इंतजामी इख्तियारात पर अदालती स्टे के बाद के इलेक्ट्रिक की काबिज इंतजामिया ने बिजली की तरसील के नजरी के लिए $2 अरब के मंसूबे की मंजूरी दी, लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और कंपनी के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के तनाज़े के बायस $2 अरब के फंड्स का हुसूल इदारे के लिए नामुमकिन बना हुआ। और इसका अल्टीमेटली खमियाजा जो है वो कराची के आवाम को 12-12 घंटों की लोड शेडिंग की सूरत में, ओवर बिलिंग की सूरत में, नाजायज चार्जेस की सूरत में भुगतना पड़ता है और वो रोते रहते हैं क्योंकि उनके सारा बजट इधर उधर हो जाता है। बल्कि मेरे ख्याल में सारा बजट इलेक्ट्रिक बिल पे ही चला जाता है, तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि एक टैलेंट कंज्यूमर से लेके के इलेक्ट्रिक की अपग्रेडेशन तक तमाम की तमाम तरह जिम्मेदारी इस वक्त उसने ली हुई है जिसका इतना ज़्यादा स्टेक भी नहीं है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीम साहब, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुनीम साहब, आप हमेशा से एक तवाना आवाज़ रहे हैं कराची की इस तवानाई के मामले पे, तो आज भी के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल तलब हैं। अक़लियती शेयर होल्डर इंतज़ामिया अख्तियार पर कब्जा करके बैठी है, हुकूमत पाकिस्तान SIFC को धमकी दे रही है। सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है सर। जी बिल्कुल, जब बुनियादी टेढ़ी हो तो उस बुनियाद पर जो इमारत तामीर होती है वो ऐसी इमारत तामीर होती है जो इस वक्त हमें के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल नज़र आ रही है। मायूस कुन कारकर्दगी है, तनाज़ात हैं, और इन सारी चीज़ों में अगर कोई इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं जो भुगत रहा है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो भुगत रहा है, वो कराची का शहरी है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है, समझ लें आप 20-25 दिन हुए हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लेकिन सर्दियों में भी 12-12 घंटे 14-14 घंटे कराची में लाइट नहीं होती। तो आप मुझे बताइए कि इदारे की कारकर्दगी तो खुद जाहिर कर रही है, ये बात जाहिर कर रही है कि किस तरह कराची के लोग इस सारे मामलात में सफ़र कर रहे हैं। अब बिजली चोरी का मामला हो या फिर बिलों के अंदर जो है वो इजाफी बिलों का भेजा जाना हो, तेज़ मीटर का चलना हो, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी तो इसलिए की गई थी कि इसकी निष्कारी के नतीजे के अंदर में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। इसकी निष्कारी के नतीजे में लोगों के बिलों में जो बिल आ रहे हैं, भारी भारी बिल आते हैं, सस्ती बिजली लोगों को मुहैया होगी। लेकिन ना सस्ती बिजली मिली, ना लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि इसके नतीजे में वो सार्फिन जो बिजली का भारी भारी बिल अदा कर रहे हैं हर महीने, उन्हीं पर आप जो है वो बोझ डालने की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों नेपरा में हेयरिंग हुई है, उस नेपरा की हेयरिंग में क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक ने राइट ऑफ क्लेम के नाम पर 76 अरब रुपए कराची के कंज्यूमर से वसूल करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दी कि 76 अरब रुपए कराची के कंज्यूमर से रिसीव किए जाएंगे नेपरा की में। और जमात इस्लामी ने नेपरा के अंदर अहले कराची का मुकदमा लड़ा, उसमें इंडस्ट्रीज़ के लोग भी मौजूद थे, और ये उन सार्फिन से वसूल किए जाएंगे जो ऑलरेडी बिल पे कर रहे हैं। जो बिल ऐसा नहीं है कि जो डिफ़ॉल्टर हैं उनसे वसूल किए जाएंगे 76 अरब रुपए। अब आप बताइए, ये तो ज़्यादती है ना शहर कराची के लोगों के साथ। तो जो बिजली सस्ती मुहैया की जाना थी, इसी तरह जो लोड शेडिंग का खात्मा होना था, वो सारा एक सुनहरा ख्वाब बनकर रह गया है कराची के लोगों के लिए। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो मामला चल रहे हैं एक बैरून मुल्क की कंपनी के दरमियान, बैरून मुल्क और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान, इसका खात्मा होना चाहिए। तनाज़ात चल रहे हैं, इसी तरह गैर कानूनी जो कब्जे की जंग है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से उसका खात्मा होना चाहिए। किस तौर से हो सकता है? क्या आपको ये हल, एक तो कोई हल आपके जहन में इसका है, दूसरा ये
कि क्या आपको ये महसूस होता है कि यहाँ की मकामी इंतज़ामिया होनी चाहिए जो यहाँ की तमाम तर जो कराची के इस वक्त आवाम हैं उनके मसाइल को भी समझ सकें और उनको रिजॉल्व भी कर सकें? देखिए, इसका तो बेहतरीन हल ये है कि ट्रांसमिशन वो डायरेक्ट एनटीडीसी से की जाए। आज भी एनटीडीसी से कराची को 1100 तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली एनटीडीसी से कराची को मिलती है। कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर इसको बराह रास्त कर दिया जाए तो कराची को कहीं से बिजली लेने की ज़रूरत नहीं है। अब के इलेक्ट्रिक के जो प्लांट हैं वो तो बोसीदा प्लांट हैं। इन प्लांट से अगर आप बिजली लेंगे और बिजली वो भी महंगे दामों, यानी डबल में आपको जो है चार्ज कर रहे हैं। ये प्लांट से जो बिजली पैदा की जा रही है 40-40 साल पुराने बोसीदा प्लांट हैं कि जिनसे कराची के लोगों को बिजली दी जा रही है और इसमें से भी 1100 मेगावाट वो है जो एनटीडीसी के ज़रिए बिजली ली जाती है। अगर ये एनटीडीसी के ज़रिए कराची को बिजली मुकम्मल तौर पे कराची को बिजली दी जाए तो बिजली सस्ती भी मुहैया होगी, बिजली में लोड शेडिंग का भी खात्मा होगा। तो ट्रांसमिशन एनटीडीसी के ज़रिए होना चाहिए जो सरकारी इदारा है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल होना चाहिए। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो उसके लिए मल्टीपल आप जो है लोगों से दरखास्तें वसूल करें। मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की क्यों, सिर्फ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, तो आप उनको इनवाइट कीजिए ताकि कराची के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया हो सके और लोड शेडिंग का खात्मा हो सके। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है के इलेक्ट्रिक तो नाकाम तरीन इदारा है। के इलेक्ट्रिक तो कराची के लोगों पर बोझ बन गया है। के इलेक्ट्रिक ने कराची के लोगों को अजियत में मुब्तला किया है। अब आप देखिए ना, इस वक्त 9-10 के पेपर चल रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें मुनीर साहब, इसमें यकीनन सबसे अहम मसला ये कि जो इंतजामी मामला जब तक एक इदारे के ठीक नहीं होंगे, इंतजामी मामलात पे इस वक्त सारा निज़ाम। अब प्रॉब्लम यह है कि आप इस पे हमेशा चिल्लाते रहे कि भाई दुनिया बदल रही, अपग्रेडेशन होने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए $2 अरब के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन वो $2 अरब की अपग्रेडेशन होगी कैसे, वो आएंगे कहां से? क्योंकि कोई भी सरमायाकार इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी के जो स्टॉक प्राइस इस वक्त के इलेक्ट्रिक का है वो 4.22 चल रहा है। कहां पे इसका शेयर होता था, कहां से लाके कहां तक गिर गया है। सो इंतजामी मामलात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, ये समझ में नहीं आता कि आखिर इतने पावरफुल कैसे हो गए कि हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, इसका तो सीधा हल ये है कि इनका जो है फ्रांजिक ऑडिट होना चाहिए है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इसके नतीजे में। फ्रांजिक ऑडिट के नतीजे में ये एक तरह की एक मोनोपोली इन्होंने कायम की हुई है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बने हुए हैं। ये कराची के लोगों की पे भारी बिलों का बोझ डाल रहे हैं। और जब देखें मामलात इस तरह के हों कि एक तरफ कानूनी तनाज़ात चल रहे हों, कब्जे की जंग चल रही हो, तो भाई कोई इदारा है ना, नेपरा भी, हुकूमत भी कोई है ना, कहीं वफाकी हुकूमत कहीं मौजूद है या नहीं है। ये शहर कराची है कहीं कंसिडर होता है नहीं होता पूरे पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है, नून वफाक का हिस्सा है, MQM वफाक का हिस्सा है। इनको पता है कि कराची के अंदर एक इदारा है जो कराची के लोगों पर जुल्म कर रहा है, लोड शेडिंग कर रहा है, बिलों में भारी बिल हैं, जनरेशन में नाकाम हो गया है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये नाकाम हो गया है। अभी गर्मी पड़ती है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, उसके नतीजे में लाइनें ट्रिप करना शुरू हो जाती हैं और ये टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे घंटों लोगों की बिजली मौजूद नहीं होती है। इस सारे जुल्म का खात्मा होना चाहिए, इनका फ्रांजिक ऑडिट होना चाहिए। ट्रांसमिशन आप कीजिए एनटीडीसी से, जनरेशन के लिए लोगों को इन्वाइट कीजिए कंपनीज को, ताकि जनरेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस मौजूद हो, एक कंपटीशन होगा, उसके नतीजे में के इलेक्ट्रिक की ये मोनोपोली का खात्मा होगा। और इसमें अब बहुत सारी चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं कि जो अक़लियती शेयर होल्डर हैं वो कैसे अक्सरियती शेयर होल्डर जो है उनको सौंपने से इनकारी हैं। और यही वो मसला है जिस पे हम देखते हैं कि कभी शारा फैसल पे एहतजाज किया जा रहा है, कभी दीगर कराची के इलाकों पे एहतजाज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मुनीर साहब, अब वो वक्त आ गया है कि जब ये मामलात, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये मामलात उन लोगों के सुपुर्द किए जाए जो कि इसको चलाने के अहल हों, चलाने के काबिल हों, चलाना जानते हों, चला सकते हों। हाँ जी, रादर देन के जी उनके बस आप हाथ में दे दें कि जिन्होंने इतना नुकसान करवा दिया है इस पूरे इदारे का।
देखिए जी, बिल्कुल, ये तो हम कहते आए हैं, जमात इस्लामी की पूरी स्ट्रगल है। हमने जब ये इसकी निचकारी हुई थी, हमने निचकारी की मुखालफत की थी कि निचकारी मसले का हल नहीं है, ये दिफाई नौयत का इदारा है। ये आपको 1995 तक ये आपको प्रॉफिट देता रहा है, हुकूमत को प्रॉफिट देता रहा है, सरकार को। आपने इसको निजी कंपनी के हवाले कर दिया और आज सूरत हाल ये है कि वो अक्सरियती शेयर रखने वाले जो भी ग्रुप है वो एक तरफ है, जो अकलियती शेयर रखने वाले लोग मौजूद हैं वो उसको सुपरसीड कर रहे हैं और वो इस पे कब्जे की एक जंग चल रही है। और सफ़र कौन कर रहा है, इसके नतीजे में कराची के लोग जो है वो इन सारे मामलात में को भुगत रहे हैं। लिहाजा हमारा तो पहले दिन से स्टांस यही था कि कराची को सस्ती बिजली मिलना चाहिए, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए और इसमें अगर कोई रोल अदा कर सकता है तो वो रोल हुकूमत अदा कर सकती है। वो रोल देखें ना, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आईपीपीज का मसला भी था, तो वो मसला किसने रेस किया? वो मसला तो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो तो किसी को पता ही नहीं था कि किस तरह इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी ने धरने दिए, एहतजाज किया, मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया। यही लोग कहते थे कि ये मसाइल हल नहीं हो सकते, हम बात नहीं कर सकते, इन मौज़ूआत पे बात नहीं हो सकती। आज वही आईपीपीज हैं, वही के इलेक्ट्रिक है और इस पे बात बात होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आवाज़ उठाते रहना बहुत ज़रूरी है। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके अब इसमें डिस्कशन हो रही है, दिस हैज़ टू गो डाउन टू द सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन, अभी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है, उन इलाकों में भी लोड शेडिंग होना शुरू हो गई जो इस्तिस्ना है जिनको लोड शेडिंग से सो कॉल्ड। सो द थिंग इज कि अब वक्त आ गया, हम 2025 में बैठे हुए हैं और 2025 में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। अभी भी लाइन लॉसेस की बातें हम करते हैं, अभी भी कैपेसिटी चार्जेस की बातें करते हैं, अभी भी हम लोड शेडिंग की बातें करते हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्स के मामले में कहा जाता है कि जी बिलिंग नहीं हो रही, इस वजह से बिल्स नहीं हो रहे, बट जहां पर बिल पे किया जा रहा है वहां पर भी तो लोड शेडिंग की जा रही है। वेल, कराची के मसले तो बहुत गंभीर हैं, वी होप कि वो हल हो सके। कुछ बात कर लेते हैं अच्छी खबरों की, यानी क्रिकेट की बात करते हैं, कुछ अच्छी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं जो हमें क्रिकेट के जरिए से मिल रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के 70वें मैच में कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फहीम अशरफ ने तबाहकुन बॉलिंग की और ज़बरदस्त उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और मेरे ख्याल में उनका एक अच्छा कमबैक हमें नजर आया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर कल 178 रन बनाए थे और फहीम अशरफ ने बेहतरीन बॉलिंग की। उन्होंने 3 ओवर्स किए, 33 रन दिए, 5 खिलाड़ियों को आउट किया इन अ T20। अ फाइवर इज अ ह्यूज थिंग और उन्होंने राइट फ्रॉम द ऑनस्लॉट शुरू से ही उन्होंने जब साइम अयूब को जिस वक्त आउट किया, ये वो डिलीवरी जिसमें खुद कुशाल परेरा हैरत कदा थे कि आखिर ये इतना राइस कैसे हो गया। और उसके बाद फिर बाबर और आमिर के साथ हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का हर बल्लेबाज तू चल में आया कि मुस्ताक आता जाता they were also lucky Faisal because you know कल पिच भी थोड़ा सा weird behave कर रही थी। We saw a lot of fun even bounce in the pitch yesterday, so वो obviously help किया initially। चलिए, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग। पेशावर ज़ल्मी हमें लग रहा था कि वापस दे आर बैक ऑन ट्रैक, लेकिन बाबर बीइंग बाबर एंड पेशावर ज़ल्मी बीइंग पेशावर ज़ल्मी ऑफ दिस सीज़न वो एक मरतबा फिर हार गए, एक मरतबा फिर आमिर से टाकरा हुआ, एक मरतबा फिर आमिर ने उनको इस तरह से आउट किया और फिर उन्होंने जब डग आउट की तरफ वो इशारा किया जो मैं अभी नहीं कर सकता, तो यानी कि एक प्रॉपर प्लान के साथ आई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। प्लीज़ टॉक मी थ्रू द मैच। देखें, पेशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा इशू मैं इससे पहले भी बिग शो में बात कर रहा था, वो है डग आउट का। डग आउट के अंदर इतने बड़े नाम मौजूद हैं, इंजमाम भाई, अकरम भाई मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, फिर भी अगर एक टीम आपकी झलक नहीं हो पा रही, आपको समझ में नहीं आ रही कि प्लेइंग 11 का स्क्वाड आखिर होना क्या चाहिए। स्क्वाड की अगर बात करूं तो सबसे पहले मिडल ऑर्डर के अंदर आप बात करें तो टेकीसी की बात करें, जो कैटमोर की बात करूं, उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे पिक किया था, बल्कि अगर उसके करीब अगर मैं देखूं कि उसकी लीग्स के अंदर परफॉर्मेंसेस कुछ आज साथ अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं पता फिर भी उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे किस लिए पिक किया गया था। आपके पास बैक एंड पे इस वक्त नजीबुल्लाह ज़ादरान बैठे हुए जो कि बड़े अच्छे सॉलिड मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है। पाकिस्तान का यंग टैलेंट मास सदाकत बैठा हुआ है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म करके भी दिया, उसको नहीं अभी तक मौका दिया जा रहा, तो पता नहीं थिंक टैंक आखिर कर क्या रहा है। दूसरा, अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट में आए, बाबर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो आप कोशिश करते हो कि उसकी थोड़ी सी जो पोजीशन है उसको चेंज करके आप मिडल ऑर्डर में लेके आते हो, ताकि थोड़ा सा एक स्ट्रांगनेस, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर लेके वो चले। आपके पास हारिस परफॉर्म कर रहा है, आप उसको ओपन करवा सकते हो साइम के साथ। मैंने कहा ना, थिंक टैंक की समझ में नहीं आ रही कि आखिर थिंक टैंक करना क्या चाह रहा है।
ये थिंक टैंक अभी की तक उनका समझ नहीं आ सेटअप रही एक या स्क्वाड नहीं वैसा बाबर आजम की समझ में नहीं आ रही, बिकॉज बहुत सारे लोग तो ये भी बात करते हैं कि बाबर आजम ईगो पर आ गई है उनकी ये बात कि उनको आना ही है ओपन करने। देखिए 15 सेकंड या 10 सेकंड के लिए भी अगर कैमरा लगता है उसके ऊपर, लोग बात करते हैं, कमेंटेटर्स बात करते हैं, जस्ट नॉट पीएसएल, एवरीवेयर के यार बड़ा प्लेयर है, बड़ा उसने परफॉर्म किया, सारे मामलात हैं, लेकिन लेट्स कम टू रियलिटी। मुझे पता है बहुत से लोग ये चीज पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर आप रिजवान की बात करूं, बाबर की मैं T20 की खाली बात करूं, आप जगह नहीं देखते इनकी पाकिस्तान टीम में। देखें T20 डिफरेंट बॉल गेम हो चुकी है। पिछली जो इनिंग्स खेली थी बाबर आजम ने, इससे पिछले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपने वो सेल्फलेस शॉट्स नहीं देखी थी कि आते ही जो बाबर आजम से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री क्लियर करेगा, जो एक नॉर्मल बाबर आजम है वो शॉट्स को खेल रहा था और वही चाहिए। मैं इसलिए कहा ना थिंक टैंक, मुझे नहीं पता कि आखिर निकालना क्या चाह रहा है बाबर आजम से। बाबर आजम को बताना पड़ेगा भाई जो तुम्हारी Also, what नॉर्मल शॉट्स थी happened वो to the खेलो। bowling yesterday? कल क्या हुआ पेशावर की बॉलिंग? मतलब बाबर ने तो बोला था कि हम 160 तक कंटेन करने की कोशिश करेंगे, 155 तक कंटेन करने की कोशिश करेंगे, फिर 178 तक हो गया। So what happened? फिर कल अली रजा नहीं चल रहा था। I was missing कि being a captain बाबर आजम उसके पास आता और उसे समझाता। He's a young player, 17-year-old। वो घबरा भी गया होगा जब उधर से लाठीचार्ज शुरू हुआ होगा। रूसो was not stopping। अगर अली, आपने बल्कि खुद ही बात की अली रजा की, अगर मैं बात करूं, अली रजा का सबसे बड़ा जो एक इशू है, क्योंकि वो एक यंगस्टर है, डोमेस्टिक के अंदर उसकी टॉप परफॉर्मेंस रही है। इन बिशॉप आपको पता है उसको हाईली रेट करता है, लेकिन अगर आपको याद हो ये चीज, जो मिसिंग फैक्टर आपको पाकिस्तान टीम में भी नजर आता था बाबर आजम का, मैं बात करूं कि जब एक प्लेयर को मार पड़ रही होती है, खास करके एक यंग लड़के को, तो वो हमेशा कप्तान की तरफ देखता है कि उसको आके गाइड करेगा, उसको थोड़ा सा दिलासा देगा। बाबर आजम का मसला ये रहा कि कभी मैंने उनको, ये खाली इस मैच की बात नहीं कर रहा, पिछले मैचेस की बात करें, जो पहला मैच आपने पीएसएल का खेला था जिसमें 225 आपकी टीम ने खाया है, बाबर आजम बिल्कुल शॉक में थे। उन्होंने जाके बॉलर से बात तक नहीं की थी। जो होता है ना, आप रिलैक्स, उसका प्रेशर नीचे डाउन करते हो, मैंने कोई कन्वर्सेशन नहीं देखी बाबर आजम की। वो लूप होल आपको नजर आता है। बॉलिंग यूनिट की आपने बात की, लॉकवुड आपको पता है उसको स्टार्ट ऑफ दी पीएसएल के अंदर आपने खिलाया नहीं, आप उसको मिड ऑफ द पीएसएल लेके आए। फिर उसके बाद नहीद राना आपके पास टीम में आ चुके हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा ना थिंक टैंक, मुझे समझ नहीं आ रही करना क्या चाह रहा है। अल्जारी जोसेफ परफॉर्म नहीं कर रहा, आपके पास नहीद राना ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है अवेश भाई, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, बट 12 हार गई है, सो लेट्स सी। खैर, कंटिन्यूइंग विद द पीएसएल, और पीएसएल की एक अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे कि जब हम दीगर डिसिप्लिन से में दिस बी स्पोर्ट्स और मेड बी अदर डिसिप्लिन, जो कि जिनको हम हीरोज़ कहते हैं, उनको बुला के और बियॉन्ड द बाउंड्री उनको जब सताइश उनकी की जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फजल वदूद आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे हीरोज़ अवार्ड में खिदमात का एतराफ़ उनका किया गया इन द पीएसएल। तो फजल वदूद, विंटर स्पोर्ट्स में खेला जाने वाला जो अल्पाइन स्कीइंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, पाकिस्तान की पहचान है। उन्होंने पहला मेडल जो है 2016 स्कीइंग के खेल में हासिल किया और फिर साउथ कोरिया, चाइना और सऊदीया समेत कई ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल, फजल वदूद अब तक गैर मुल्की सतह पर 55 तमगे जीत चुके हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बल्कि एक मोटिवेशन और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के उनकी स्टोरी है, उससे ये पता चलता है कि भाई आप एक नहीं, आप कई स्पोर्ट्स साथ लेकर चल सकते हैं। आप समर में कोई और गेम्स करें, आप विंटर में कोई और गेम्स करें। फजल वदूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स एन अटर प्लेजर टू हैव यू टुडे। मुझे ये बताएं कि एक तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको गैर मुल्की सतह पर अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको बुलाया जाए और वहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाए और डायरेक्ट ऑडियंस आपको देख रहे हो, वर्ल्ड वाइड भी देख रहे हो, नेशनली भी देख रहे हो, आई थिंक इट्स अ ह्यूज फीलिंग। Thank you so much for inviting me in this beautiful program. अगर हम बात करें इस हवाले से कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है, नो डाउट जब आप अपने क्राउड के सामने होते हैं, अपने पाकिस्तानियों के सामने, अपने होम ग्राउंड में हो और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो है ह्यूज अमाउंट में आपको जो है लोग देखें, तो नो डाउट बहुत ही खुशी होती है। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि ग्लोबली देखा जाता है, तो एट अ टाइम तकरीबन 25 से 30 करोड़ अवाम देख रहा होता है लाइक ग्लोबली, क्योंकि पीएसएल पूरी दुनिया में जो है मकबूल है और प्रीमियर लीग्स में इसका शुमार होता है। तो मेरे लिए तो काफ़ी जो है फ़ख्र का मोमेंट था। ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान जैसे बैकवर्ड इलाके से उस प्लेटफॉर्म तक जाना नो डाउट एक बड़ी अचीवमेंट है। गिलगित में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका फजल?
गिलगित में मैं मेन सिटी से ही मेरा ताल्लुक है। अच्छा। जिसको गिलगित का दिल भी कहा जाता जी, है। और फिर आप एल्पाइन ट्रेनिंग के लिए नलतर की तरफ जाते हैं या फिर कहाँ करते हैं ट्रेनिंग? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल हमने नलतर से ही स्टार्ट किया, क्योंकि अल्पाइन स्कीइंग एक ऐसी स्पोर्ट है कि जो काफ़ी महंगी है और एलीट क्लास ही जो है सिर्फ इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा दुश्वार रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है नॉन स्कीइंग कंट्रीज़ में आता है। बिल्कुल। बट समहाउ जो है वो गैप जो था वो कंप्लीट हुआ बिकॉज़ ऑफ माय फादर, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी सपोर्ट किया इक्विपमेंट के लिहाज से, बोर्डिंग लॉजिंग के लिहाज से। तो उसमें जो है जो गैप था वो तकरीबन जो है कंप्लीट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जूनियर से जो है जूनियर स्की चैंपियनशिप से मैंने स्टार्ट किया और इसी तरह फजल, गिलगित आते-आते में फिर विंटर सीनियर में। स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम हो रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, एंड रिसेंटली हम देखते हैं कि द लॉट ऑफ इवेंट्स वहाँ पर हो रहे होते हैं, विंटर गेम्स में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कितना सफ़र या कितनी जर्नी तय की है गिलगित बाल्टिस्तान में? बिकॉज ऑब्वियसली विंटर गेम्स हम उन्हीं अपर एरियाज में ही देख सकते हैं, यू कांट सी देम अराउंड बाकी और इलाकों में पाकिस्तान के। सो मुझे ये बताएं कि वो कितना अट्रैक्ट कर पाया है दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को, कि वो भी आए, दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को कि वो भी आए और वहाँ की स्कीइंग को या वहाँ की विंटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करें और वहाँ से गेन करें कुछ। आपके प्लेटफॉर्म से मैं समझता हूँ कि ये एक राइट टाइम है कि मैं इस मैसेज को डिलीवर करूँ। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे क्या जो है चेंजेस आई हैं, तो नो डाउट तकरीबन कोई 25-30 सालों से तो यहाँ पे स्कीइंग हो ही रही थी, लेकिन फ्रॉम प्रीवियस कोई 6-7 सालों से यहाँ पे आइस स्पोर्ट्स को भी काफ़ी जो है मकबूलियत मिली और उसमें फिर 7 डेज़ हो गया, फिर इसी तरह नेशनल आइस स्पोर्ट्स हो गए, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और पाकिस्तान विंटर जो स्पोर्ट फेडरेशन है वो काफ़ी जो है काम कर रही है। और जहाँ तक आपने लोगों का जिक्र किया कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है, तो लोकली तो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस में या केपी रीजन में अपर चित्राल साइड पे इसको काफ़ी जो है मकबूलियत हासिल है आइस स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स को। बट मैं समझता हूँ कि हमारी जो नेशनल मीडिया है उसको भी जो है विंटर स्पोर्ट्स को कवर करना चाहिए, बिकॉज आजकल जैसे कि समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों का रुख जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हो चुका है और जिसमें स्कर्दू इज़ वन ऑफ द टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक खूबसूरती ज़्यादा है लेकिन इसी तरह लाइफ हार्ड भी है। तो मैं समझता हूँ कि जो नेशनल मीडिया है उसको विंटर्स जैसे ही स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ठीक है फजल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आई मीन अब याद होगा फैसल, जब सिर्फ एक टेलीविजन चैनल होता था तो उस पर हम इंटरनेशनल एथलीट्स को स्कीइंग करते हुए देखते थे और तब पाकिस्तान में तो कोई लॉजिक नहीं थी। तो मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान में इस तरह का होने लगा है तो उसे ब्रॉडकास्ट जरूरी मिलना चाहिए। फजल, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं ब्रेक लेने लूंगे तो मजीद चीज़ें डिस्कस करने के लिए। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आपकी मॉर्निंग गुड हो चुकी होगी, बिकॉज अब मॉर्निंग से आगे निकल गए हैं। अब तो आपने मूव ऑन भी कर लिया होगा। कुछ देर पहले तक तो हम बात कर रहे थे महंगी बिजली कराची वालों के बड़े मामलात, लेकिन पूरे मुल्क में ही ओवरऑल गर्मी बढ़ रही है, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और ऐसे में ऑल्टरनेटिव क्या है? महंगी बिजली और महंगी यूनिट के छुटकारे के लिए आवाम ने सोलर का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर किया, मगर अब खबर यह है कि पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। यूके एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा यानी कि 70 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए। पाकिस्तान में शमसी और हवा की वसी सलाहियत तवानाई के बहरान से निमटने में मदद दे सकती है। ज़्यादातर मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबार और तिजारती इदारों की तरफ से हैं, जो महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। ये दरामदात मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती हैं। आज इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एनर्जी एक्सपर्ट और पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री के लीडिंग लीडर मोहम्मद जाकिर अली साहब। जाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। जाकिर साहब, महंगी बिजली यूनिट बढ़ रहे हैं, ऑल्दो के इस बार हुकूमत ने 7 रुपये यूनिट सस्ता भी किया है, बट पूरी दुनिया जो है वो अब जा रही है काबिल तजदीद तवानाई के हुसूल में, जहाँ शमसी तवानाई है, जहाँ पे हवा पानी ये सारे हैं। सोलर बीइंग वन ऑफ द ग्रेट पोटेंशियल्स इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि अभी तक हमने एज सोलर मार्केट
कितनी मार्केट को टैप किया है, कितना मार्केट टैप करना बाकी है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू। पाकिस्तान में अभी इस वक्त मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के तहत तकरीबन 15 to 20% सिर्फ सोलराइज हुआ है, अभी बाकी है। तो बात यह है कि जब तक यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट नहीं आएंगी, अच्छे सोलर पैनल नहीं आएंगे, अच्छे जितनी भी उसकी प्रोडक्ट है सोलर की वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं आएगी, तो पाकिस्तान और मज़ीद आगे जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। आज भी इंडस्ट्री वाले उसी पुरानी टेक्निक पे चल रहे हैं। जब उनके पास ऊपर से कहीं कॉल्स आती हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कंपनी बोलती है कि नहीं भाई हमें आप सोलराइज करें ताकि हमारे पास कार्बन बर्न करें जी। तो उसके बाद वो सोलराइज करते हैं, वरना अदरवाइज बोलते हैं जितने पैसे लग रहे हैं इतने पैसे हम 1 यूनिट और लगा लेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नज़र नहीं आती है इसके ऊपर। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए अवेयरनेस मेरे ख्याल में चल लोगों की जैसे जैसे नीड वहाँ तक पहुँचती है, मे बी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है। बट व्हाट डू यू थिंक कि हम इसको कितना ज़्यादा फीजिबल कर सकते हैं इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के लिए? क्या हम खुद मैन्युफैक्चरिंग की जानिब जा सकते हैं? वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना वक्त दरकार होगा? और हम अभी कहाँ खड़े हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो देखें, चाइना से सस्ती तो कोई नहीं दे सकता इस वक्त पूरी दुनिया में। आप जितनी भी कोशिश कर लें, चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब हम जो यहाँ पे बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यार पाकिस्तान में सोलर पैनल बना रहे हैं, तो आज डे 1 भी बनाएंगे तो हम जितना भी इसका रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट करेंगे। सही। तो वो चाइना से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट अगर साथ देती है, गवर्नमेंट बोलती है पॉलिसी है जो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर फ्री ड्यूटी है, क्योंकि सोलर पैनल पे फ्री ड्यूटी है। अगर रॉ मटेरियल पे फ्री ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने वैसे कर दिया ये बात, तो यहाँ पे आज नहीं 3 साल बाद 4 साल बाद हम खुद यहाँ पे चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। हमारे बड़े टैलेंटेड इंजीनियर हैं माशाल्लाह से, हमारे कौम के अंदर बहुत काबिल लोग हैं और हम कर जाएंगे, लेकिन इट इज़ अ टेक टाइम। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है। अभी एक दिन में तो हो नहीं सकता कि हम सोलर पैनल वहाँ से वेफर मंगाएं और यहाँ पे बनाएं, लेकिन गिलास भी वहाँ से मंगाना है, हमने स्टील फ्रेम भी वहाँ से मंगाना है, हमने बैक शीट भी वहाँ से मंगानी है। ये सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ, अभी तो इन्वर्टर भी बाकी है और बहुत सारी चीज़ें जी। जाकिर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे। देखने वालों को ज़रा ये समझाइए कि जब हम बात कर रहे हैं पैनल्स की, तो पैनल की क्वालिटी क्या होती है? क्योंकि अब आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मार्केट में वैसे भी है कि जो चला रहे हैं बस मामला को ना। सो व्हेन इट कम्स टू सोलर पैनल, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेना है सोलर पैनल, मैं क्वालिटी कैसे चेक करूँगा एज अ लेमन? देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि सोलर पैनल को आप चेक नहीं कर सकते। एक नॉर्मल लेमैन आदमी चेक ही नहीं कर सकता। अगर वो बोले 550 वाट का पैनल है तो आपको यकीन मानना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि आप ये देखेंगे कौन सी ऐसी कंपनी है जो टियर 1 से काम कर रही है और कौन सी ऐसी कंपनी है जो पिछले 10 साल से या 15 साल से या 5 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, जो आपको आफ्टर सेल सर्विस दे सके। अभी जो नए नए प्लेयर आए हैं वो पैसे बनाने के लिए कैसे भी काम कर जाते हैं। अब वो लेमैन को बेचारे को नहीं पता। उस बेचारे को जो हमारा एंड यूज़र कस्टमर है वो तो बहुत सीधा है, ऑनेस्टली उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो 550 वाट का पैनल है आया है 550 वाट का है भी या नहीं है, उसकी रेटिंग अंदर से कम है। अब उस बेचारे को क्या पता। Yes. अच्छा, एक और पॉइंट मेरे ज़हन में ये भी आया था व्हेन यू सेड कि वो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करे और बाद में उसके जो सो ऑन अगर कोई मसला होता है, आई थिंक लोगों को ये भी डर लगता है कि इसको बाद में मेंटेन कैसे करना है सोलर पैनल को। एंड डज दैट कम टू देयर माइंड कि जिसने सोलर पैनल लगाया उसको साफ रखना है, धूप कितनी पड़ रही है, ऑल दैट? इज दैट वन ऑफ द रीजंस कि लोग थोड़ा डरते हैं और उनको लगता है अच्छा ठीक है बिजली का बिल दे दो, दैट्स कंपैरेटिवली इजी? नहीं, तो आप जो बात कर रही हैं ऐसा नहीं है। देखिए कोई इतना कंप्यूटर साइंस थोड़ी उसके अंदर के सफाई करनी है पैनल की। वो ऊपर एक कोई भी आदमी, मोस्टली तो ड्राइवर भेज देते हैं या घर का गार्ड को भेज देते हैं, ऊपर जाके शावर पानी मार दो और वो कर दो साफ, वो डस्ट निकल जाती है, साफ हो जाता है। हाँ ये ज़रूर चीज़ है कि आदमी अवेयरनेस की कमी है। एग्जैक्टली अवेयरनेस तो देखें, अवेयरनेस की कमी ये है कि अभी भी लोगों को नहीं पता सोलर से फ़ायदा क्या है। ये मेरा कहने का मकसद था। अभी भी ये नहीं पता कि सोलर से हमें कितना फ़ायदा है। हम अगर 12-14 रुपए में बिजली बना रहे हैं और हम 50 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, ये उसका फ़र्क नहीं है जी। अच्छा, लोग आज भी सोचते हैं कि नहीं यार पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्वालिटी भी है, कैसे मैं इतने पैसे
लगा दूं, कोई इंडस्ट्री वाले की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल तो मेरे ख्याल से सारे लग गए। अगर डिफेंस में जाएं तो आज आपको पीएमटी में जगह ही नहीं मिलेगी, सब नेट मीटरिंग हो चुकी है। तो बात ये है कि वो जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो यही है कि भाई आप सोलर पे आएँ और सोलर पे बिजली बनाएं, कम से कम डे में तो यूज़ करें, डे में तो यूज़ करें। देखिए नाइट में आप चले जाएँ वापडा पे या इलेक्ट्रिक पे किसी पे भी तो उसको हो सकता है। ये लोगों को अवेयरनेस देनी है। बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैंने उनसे बताया कि इस तरह, अच्छा यार ये बताओ ऑफ ग्रेड लगाओ ऑन ग्रेड लगाओ, उनको ऑन ग्रेड का नहीं पता, ऑफ ग्रेड का नहीं पता, कैसे लगेगा, चलेगा कैसे, फ़ायदा क्या होगा, ROI कितने दिन में निकलेगा। तो वो भी सब चीज़ें हैं जो हम तो पूरी कोशिश करती है, हमारी इदारा जो है वो पूरी कोशिश करता है, हम कस्टमर को अवेयरनेस देते हैं, उसको बताते हैं। जाकिर साहब, नाउ ज़रा रीजन की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क में देयर आर बिग ह्यूज पार्क्स, सोलर पार्क्स एंड ऑल, ठीक है। पाकिस्तान रीजन वाइज सोलर प्लेयर कितना बड़ा बन चुका है, मज़ीद कितना बड़ा बन सकता है, टू द फैक्ट कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें बल्कि हम अपने इदारों को तरक्की की राह पे डाल सकें और फिर जो UN के SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको भी पूरा कर सकें। नहीं, इसको तो देखिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान के पहले आपने बहुत सारे सवाल कर दिए कि सवाल के अंदर पहला सवाल मैं आपको जवाब देता हूं कि देखें जो पड़ोसी मुल्क में जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, इतना काम हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान उससे पहला कंट्री जो उससे पहले सोलर पर काम कर चुकी है। ठीक है, हम 2007 में 8 में पाकिस्तान में सोलर राइस पे काम हो चुका था और ये इंडिया ने भी ये शुरू किया मेरे ख्याल से 2012 में 13 में, लेकिन उनके पास एक टारगेट था, उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हिट किया। जब डायरेक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को हिट किया तो मैन्युफैक्चरर बन गए और मैन्युफैक्चरर बन के वो अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है सोलर पैनल, लेकिन हम वहीं पे खड़े हैं अभी भी, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग भी आगे चल के ये काम कर लेंगे। सेकेंडली आपका क्या क्वेश्चन कि एक तो इंडिया की बात की, दूसरा ये कि हम रीजन में कितना बड़ा प्लेयर बन सकते हैं कि ताकि हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें और अपने इदारों को भी उस तरह सोलराइज करें विच कैन रिजल्ट इन आवर डेवलपमेंट। आपने जैसे शुरू में बताया था ना 70 गीगावाट पाकिस्तान में आया था, वो सही नहीं है। पाकिस्तान में 17 गीगावाट पाकिस्तान में शिपमेंट इंपोर्ट हुई थी और हमारी कैपेसिटी जो है वो 7 गीगावाट की थी। ओके, लेकिन हमारे पास 2023 के बिगनिंग में हमारी इंपोर्ट बंद हो गई थी। जब इंपोर्ट बंद हुई तो फिर ट्रेडर्स में घुस गए। ओके, अब ट्रेडर्स घुसे, ट्रेडर्स ने खूब दबा के इंपोर्ट किया। अच्छा, जिसकी ऐसी खुल रही थी वो पैसे बना रहा था और वो एक चीज़ 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच रहा था, तो वो फिर इस तरह ट्रेडर घुसते गए, आखिर में सब लॉस करके निकले। और ये जो गए हैं 2024 के और 25 के शुरू में सब लॉस करके माल बेचा उन्होंने, क्योंकि वो बेइंतहा ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। तो पाकिस्तान का एक्चुअल साइज़ जो है वो 10 से 12 गीगावाट है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट वफाक और सिंध है, प्रोविजन गवर्नमेंट, ये लोग ले रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी के प्राइस गिरेंगे पाकिस्तान में या रेज होंगे? हाउ इट्स गोना रिस्पॉन्ड? पाकिस्तान देखिए हम तो बेस करते हैं चाइना पे। चाइना क्या देता है? सही, चाइना कम करेगा तो हम कम करेंगे, चाइना ज़्यादा करेगा। इस वक्त चाइना में प्राइस हाई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जाकिर साहब, इट वॉज अ प्लेजर होस्टिंग यू, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से वो चलता रहे। पाकिस्तान की जो तवानाई के जो मामलात हैं वो इन्हिसार जो हम जिस एनर्जी मॉडल पे हैं वो एनर्जी मॉडल अब हम देख चुके हैं कि इट्स फेलिंग। तो ज़रूरी है कि काबिल तजदीद तवानाई के जितने भी ज़राए हैं उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैप करें, मेड बी सोलर, मेड बी हाइडल, टाइडल, जो भी है करें, सो दैट हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करें बल्कि मुल्क को भी तरक्की की राह पे गामज़न कर सकें। उसको भी वहाँ उसके हल की तरफ भी जा सकें। चलिए, अब आपसे इजाज़त लेने के वक्त आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।